और इसके बाद आज उन्होंने अभी डीडीसी इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब नाजरीन, हम बात करने जा रहे हैं बशीर अहमद साहब से। बशीर अहमद, सबसे पहले हम आपका वेलकम करते हैं कि आज आपने हमारी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल में बात करने का। बशीर साहब, अगर देखा जाए इससे पहले डीडीसी इलेक्शन से पहले आपने असेंबली इलेक्शन में भी हिस्सा लिया था जहां से आपकी हार हुई है। उसके बाद भी आपने सियासत से किनारा कशी नहीं की और आप आज डीडीसी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं एक छोटे से पोस्ट के लिए। कैसा महसूस हो रहा है आपको? नहीं, जहाँ तक देखिए मेरे इलेक्शन का, असेंबली इलेक्शन का ताल्लुक था, वो मैं थोड़े से मार्जिन से ज़रूर आ रहा हूँ। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि बहुत कम ऐसे बैरोक्रेट्स हैं या सरकारी मुलाजिम हैं जो बहुत भारी अक्सरियत की जो वो जिन्होंने वोट लिए हों। मैंने लगभग 14,000 के करीब वोट लिए हैं और 17,000 मेरे अपोनेंट ने लिए हैं, 17,000 प्लस। तो मैं हारा ज़रूर हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मानता इसमें, क्योंकि बहुत थोड़े कम मार्जिन से हारा। मैं अचानक इस फील्ड में आ गया, इतना ज़्यादा वाकफियत नहीं थी, और इस ये जो एक बिल्कुल डिफरेंट एक अरेना था जहाँ पे मैं लड़ रहा था इलेक्शन। तो कुछ मुझसे गलतियाँ भी हुई, कुछ मेरी असेसमेंट में प्रॉब्लम आई, लेकिन अदरवाइज़ मैं ऑलमोस्ट जीते जीते ये इलेक्शन हारा, क्योंकि उसमें अपने फंड्स की कमी थी, लोगों को मोबिलाइज नहीं कर पाए। बिकॉज आपको पता है कि एक सरकारी मुलाजिम के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इलेक्शन में उस पैसे को इस्तेमाल करके जो है अपनी जीत दर्ज करने की कोशिश करे। तो ये कुछ ऐसे वजूहत हुए हैं जहाँ पे मोबिलाइजेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, लोगों को साथ रखने के लिए, जल्द से जुलूसों के लिए हमारे पास इतना रिसोर्सेज नहीं थे, तो इस वजह से हम हारे। अब रहा सवाल ये डीडीसी इलेक्शन। डीडीसी की जो स्कीम है, आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद एक डिफरेंट सिचुएशन जम्मू कश्मीर में हुई। तो एक पहला एक जमहूरी एक इलेक्शन था जिसमें मुझे लगा कि मुझे हिस्सा तो नहीं लेना चाहिए था, लेकिन जब मैंने देखा कि बहुत कैबिनेट मिनिस्टर साहिबान भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो मैंने हिस्सा लेने में कोई हार नहीं समझी। क्योंकि जब आप लोगों की खिदमत के लिए आए हैं इस मैदान में, तो फिर आपको इन चीज़ों की इस चीज़ को कोई ये छोटा या बड़ा समझ के नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को एक लोगों की खिदमत करने के लिए काम करना है। और अगर जब हम काम खिदमत की घर से करें तो फिर कोई पोस्ट बड़ी या छोटी नहीं होती, सिर्फ लोगों के लिए काम करना है, उनको फैसिलिटेट करना है, दैट इज़ ऑल। अगर देखा जाए आपने बाकायदा तौर पर डीडीसी इलेक्शन में जीत हासिल की है। अब आप अपनी सियासत के ज़रिए से अपने इलाके की किस तरह की तब्दीली करवाएंगे? देखिए, डीडीसी इलेक्शन मैंने एक ऐसे वक्त में लड़ा जब मैं एक बड़े ट्रॉमा से गुजर रहा था। तो लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती इसमें झोंका, और झोंकने के बाद मैंने मजबूरन ये इलेक्शन लड़ा। और ये वाहिद इलेक्शन है जिसमें मैंने सिवाय एक जगह के कहीं भी कंपेनिंग नहीं की, बल्कि लोगों ने खुद मेरी जानब से कंपेनिंग करके मुझे जो है जिताया। और तमाम जितने भी मेरे अपोनेंट्स थे, यहाँ तक एक नेशनल स्टूडेंट ऑफ यूनियन नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया का एक एक्स प्रेसिडेंट था जो मेरे खिलाफ लड़ रहा था, लेकिन ऑलमोस्ट सबकी ज़मानतें जब्त हो गई, और तमामों के वोट मिलाकर, इंक्लूडिंग जो रिजेक्शन हुई हैं, उन रिजेक्शन को मिलाकर मैंने उन सबसे ज़्यादा वोट लिए। तो ये अल्लाह का करम था और लोगों का प्यार था जिन्होंने मुझे ये सुरखुरू किया। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स जो है, मैं समझता हूँ कि एक इबादत है, अगर आप इसको सही तरीके से इसको निभाने की कोशिश करें। तो देखा जाए बशीर साहब, इससे पहले, सियासत से पहले की बात करें हम, ये डीडीसी इलेक्शन उतनी बड़ी पोस्ट तो है ही नहीं, लेकिन आपने सरकारी महकमों में रहकर एक बहुत बड़ी पोस्ट हासिल की है। उसमें भी आप लोगों को इतनी बड़ी खदमत नहीं कर पाए, तो इस पोस्ट पे रहकर कितनी बड़ी खदमत कर पाएंगे आप लोगों की? देखिए, जहाँ तक सरकारी पोस्ट में खिदमत का सवाल है, ये मैं जितना मुझसे हो सका उस दौरान में जो मेरे पास आया, मैंने लोगों की मदद करने की कोशिश की। लेकिन उसमें आप जानते हैं कि एक सियासी एक मुलाजमत में आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट के तहत चलना होता है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप
आपके लिए जो शजर ममनुआ होते हैं कुछ फील्ड्स जहाँ आप नहीं जा सकते। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस वक़्त खिदमत की थी कि जब मेरी रिटायरमेंट हुई और मैं अपने इलाके में गया तो 10,000 से ज़्यादा लोगों ने जो है मेरा इस्तकबाल किया, और जो उस वक्त के मिनिस्टर थे उसने रोड ब्लॉकेड कर दी, और मेरी बहुत सी ऐसी गाड़ियां जो मेरे इस्तकबाल के लिए बनाल से आई हुई थी तो उन गाड़ियों को रास्ते में रोका गया। तो एक जम गफीर था लोगों का जो मेरी खिदमत की वजह से या मेरी उनको हुस्न ज़न था मेरे बारे में, तो उन्होंने मेरे इस्तकबाल किया जो शायद हिस्ट्री में आज तक किसी भी ब्यूरोक्रेट को या किसी भी सरकारी ऑफिसर की रिटायरमेंट पे इतना इस्तकबाल नहीं हुआ होगा। बहरहाल दरकिनार इसके बाद में इसको मैंने इलेक्टोरल गेन में कैसे कन्वर्ट नहीं किया, एक लंबी कहानी है। बहरहाल उसके बाद सैलाब आया और कुछ ऐसे वजूहत हुए जिसकी बेस पे मैं जो मैंने बताया मैं जीत नहीं पाया। बहरहाल ये अल्लाह को मंजूर था। रहा सवाल इस डीडीसी इलेक्शन में, डीडीसी इलेक्शन में मैं चूँकि लोगों की इसरार पे मैंने ऐसा किया, अगर मैं नहीं करता तो लोग मुझसे नाराज़ हो जाते, और मैं नहीं चाहता था कि, और लोगों ने यहाँ तक मुझे कहा कि अगर आपको ओहदों की ज़रूरत थी तो वो दूसरी बात है, अगर आपको ओहदों की ज़रूरत नहीं है और आप वाकई लोगों की खिदमत करना चाहते हैं तो आपके लिए ये कोई बड़ी ये आपको ये कुर्बानी देनी पड़ेगी और आपको आना पड़ेगा मैदान में। तो मैं आया। बशीर साहब, अगर देखा जाए इस फास्ट लाइफ में, इस जदीद दौर में, अभी डिजिटल इंडिया की बात करें, इस फास्ट लाइफ की बात करें, आज ज़माना कहाँ से कहाँ पर है। आपका जो बिछड़ा हुआ इलाका है जहाँ पर आज भी हमारी औरतें अपने सरों पे बर पानी की बाल्टी जो है ना सर पर रख कर ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर ले जाते, या खाने पीने वाली चीज़ों की बात की जाए तो बहुत सी दिक्कतें आ रही है आपके इलाके के लोगों को। उनको इंसाफ कब दिलाएंगे आप? यही तो एक बुनियादी वजह है जो मुझे खींच के लाई, और मैं ये समझता हूँ कि ये कांटों पे चलने वाला एक वो जो है ना एक खारदार रास्ता है जहाँ पे आप छलनी हो सकते हैं, और अपने अगर आपने लोगों के लिए कुछ करना है तो आपने खून देना है। तो इसी वजह से तो मैं आया हूँ कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका। मैं भी उसी बैकग्राउंड से आया और मैंने तमाम मुश्किलातें खुद झेली हुई हैं, और मुझे ये लगा कि अगर अल्लाह ने मुझे ऐसे इलाके से, पिछड़े इलाके से एक इज़्ज़त दी और मैं कमिश्नर सेक्रेटरी रिटायर हुआ, जो कि जब मैं मेरे माँ वालदेन ने कभी तवक्का भी नहीं की होती, या मेरे जो चाहने वाले या मेरे लोगों ने, तो अगर अल्लाह ने मुझे दिया तो मैं रिटायरमेंट के बाद क्यों नहीं इस चीज़ को जो लाइफ मेरी बाकी बची हुई है उसको क्यों ना मैं एक नेक काम के लिए इस्तेमाल करूं। बहरहाल ये मैं अपने दिल से कह रहा हूं। मुझे पता है कि जो मेरे मुखालिफ हैं वो इसको मुनाफिकत समझेंगे, मेरे मुखालिफ इसको दूसरे सेंस में लेंगे, मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि मैं उन्हीं जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया, मैं चाहता हूं कि लोगों की जो ये जो मुश्किलात हैं उनको किस तरीके से कम किया जाए। तो जो लोगों के मुश्किलात तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन आपका जो इलाका है बिछड़ा हुआ है इस फास्ट लाइफ में, अगर देखा जाए आपके जो इलाके में रह रहे हैं शहरी है उनको ज़्यादा ही मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर नंबर 1, अगर उनको अपने घर के लिए राशन ले जानी होती है, उनको वो अपने सरों पर एक एक बोरी उठानी पड़ती है, फिर वो अपने घरों तक ले जाते हैं। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है? कब उनको इंसाफ मिलेगा? कब उनको उनके घर की चौखटों तक रास्ता बन जाएगा? कब उनके घरों में पानी का नल लगेंगे? तो ये इंसाफ कब मिलेगा उन लोगों को? देखिए, इसी इंसाफ की लड़ाई के लिए तो मैं आया हूँ। मैं देखता हूँ कि जब तक आप सियासत में एक इफेक्टिव रोल आपको नहीं मिले तो आप ये चीज़ें लोगों के लिए जो इनकी जो प्लाइट को मिटिगेट नहीं कर सकते। इसके लिए एक सियासी आपको एक प्लेटफार्म मिलना चाहिए, जिस प्लेटफार्म की तलाश में मैं आया हुआ हूँ। मैं आपसे एक शेयर करूँगा, और बड़ा दुख होता है कि आप लेह डिस्ट्रिक्ट को ले लीजिए। लेह इस वक्त जहाँ हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, टोटल आबादी 2011 के मुताबिक 1,25,000 समथिंग है। उसमें से 30-35 हज़ार ऐसे लोग हैं जो बाहर की फ्लोटिंग पॉपुलेशन है जो दूसरे, चूँकि लेह में यहाँ थोड़े बहुत मुस्लिम हैं और बाकी बौद्ध हैं, हिंदूज़ वहाँ नहीं है, लेकिन वहाँ 30,000 से ज़्यादा 2011 में हिंदूज़ दिखाए गए हैं, और बाकी लेबरर्स जो बाहर हैं तो वो सेंसस में उनको काउंट किया है। अगर उसको आप माइनस करते हो और जो वहाँ की एक्चुअल पॉपुलेशन इज़ लेस देन 1 लाख। मैं उनका बजट देख रहा था 300 करोड़ से ज़्यादा जब
यूटी बनने से पहले हमारी स्टेट उनको 300 करोड़ के करीब देती थी, और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को मिला के लेह में 1000 करोड़ के करीब जो है बजट जाता है, और पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख है। जो अफेक्टिव जो पॉपुलेशन वहाँ की एक्चुअल पॉपुलेशन है, उसमें भी बहुत से लोग हैं जो बाहर के दूसरी स्टेट्स में बसे हुए हैं। उसके मुकाबले में मेरा जो 2011 में इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से पहले जो ब्लॉक था, रामसू ब्लॉक था, वहाँ के आप पैरामीटर्स देख लीजिए, एजुकेशन और दूसरे डेवलपमेंट पैरामीटर्स पूरी स्टेट में सबसे कम है। फीमेल एजुकेशन सब लोवेस्ट है इन द एंटायर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एरिस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड नाउ यूटी। तो हमारी और आबादी जो है वो कोई 1.5 लाख के करीब इस ब्लॉक की आबादी है, और आजकल तो इसमें 3 ब्लॉक बन गए हैं, 3 ब्लॉक बने हैं, खड़ी, रामसू और उकड़ाल ब्लॉक। तो इनकी आबादी जो है अगर कुल मिला के लेह से ज़्यादा है। डेवलपमेंट पैरामीटर्स आपकी जो गुर्बत के हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रहते हैं, बहुत मुश्किलात हैं, कम्युनिकेशन है नहीं, सड़कें एक जगह एक आधी कोई सड़क है वो भी फेयर वेदर है, लोगों को बहुत जो है से ये कहीं कहीं मील जाके पानी के लिए जाना पड़ता है, अभी भी मुश्किलात है, बिजली अभी भी नहीं है। हमारा कहना है ना, उनके साथ इंसाफ कब किया जाए? तो आपका असेंबली में जाना है या डीडीसी इलेक्शन में ही उनको आपने जो जीत हासिल की है यहीं पर रहकर आप उनके साथ इंसाफ करवाएंगे? मैं जो भी मुझे मीन्स मिले, जो भी रास्ता मुझे पॉसिबल है, मैं उस रास्ते के लिए, उस रास्ते पे चल कर लोगों की खिदमत करने के लिए कोशिश करूँगा। चाहे वो मुझे एज डीडीसी काउंसलर मिले, चाहे मुझे एज असेंबली मेंबर मिले, चाहे मुझे उससे भी बड़ा कोई रास्ता मिले, या चाहे इनमें से कोई नहीं मिले, लेकिन मेरी जद्दोजहद जो है लोगों के लिए रहेगी। तो ये मैं एक सदका जारिया की हैसियत से करना चाहता हूँ। देखा जाए बाकायदा तौर पर आपकी जीत मिलने के बाद आप पे कोई दबाव डाला गया है? क्योंकि आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आए थे, आपकी जीत हुई है, उसके बाद जो चेयरमैन बनाने के लिए, पार्टियों को ज्वाइन करने के लिए कुछ दबाव मत आया था आपके ऊपर? नहीं, हमें जहाँ तक दबाव का था, दबाव कौन करेगा। हमने मेरा एक आज़ाद इत्तेहाद था, जिस आज़ाद इत्तेहाद ने 3 सीटें ली और चौथी सीट हमारी एक और थी जिसको हमने सपोर्ट किया। और बानहाल की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें 7 डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। आउट ऑफ 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज 3 में हमने 5 में हमने इलेक्शन लड़ा, 3 में हमने जीत दर्ज की। लेकिन ओवरऑल जो वोट शेयर था मेरा वोट शेयर मेरे ग्रुप का या मेरी जो है पार्टी थी उनका वोट शेयर जो है बाकी तमाम पार्टियों से ज़्यादा था। तो इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर उस कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे आज़ाद इत्तेहाद का रहा। नहीं, मतलब दबाव आया था आपको, आपके ऊपर कि मतलब आप पार्टी ज्वाइन करो या किनारा कशी करो या ये चेयरमैन, फलानी चेयरमैन को हिमायत करो, ऐसी कोई बात आई थी? कोई दबाव आया था ऐसा? नहीं, मेरे पास न कोई दबाव आया, न किसी ने ऐसा कहा। मैंने भी अपनी पॉलिटिकल जो मैन्यूवरिंग होती है, जो गेम होती है, अलबत्ता आवाम की तरफ से हमें ये कांग्रेस वालों ने या कुछ और पार्टियों ने एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ किया था कि हम लोग जी ये आरएसएस के साथ मिले हुए हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें जो भी हैं कि आज जब इनको सूट करता है तो वो हर किसी को ब्रांड कर देते हैं। क्योंकि मैं एक डिसिप्लिन्ड आदमी रहा हूँ थ्रू आउट लाइफ एज ए सिविल सर्वेंट, और उसके बाद भी मैंने वो अपना जो डिसिप्लिन था उसको नहीं छोड़ा। तो मैं गलत बयानी पर, कज़ब बयानी पर और गलत इन चीज़ों पर या सियासी चालों पे तो नहीं जा सकता। लेकिन एक चीज़ ये क्लियर थी, और हमें अपनी सफाई देने का तो इतना था कि उसकी सफाई देना बहुत ज़रूरी था। जब हमने एनसी से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारी बात चल रही थी, जब बात मुकम्मल हो गई, मटेरियलाइज हुआ, तो हमारा ग्रुप जो है उनके साथ हो गया और हम लोगों ने जो है। आपकी बात पहले ही इलेक्शन से पहले ही चल रही थी या इलेक्शन के बाद एनसी से बात चल रही थी? नहीं, इलेक्शन से पहले नहीं, ये बाद की बात है जब वाइस चेयरमैन और चेयरमैन का ये चुनाव था। उस वक्त तो हर किसी का अपने अपने तरीके से सपोर्ट
मास्टर करने के लिए कोशिश थी, तो हमारी भी कोशिश थी। हम भी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से हमारे लोगों ने, चूँकि उसमें यह था कि हमारी बानहाल की रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। जो भी मैंने किया है वो मेरे बानहाल कॉन्स्टिट्यूएंसी को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए और इख्तियार हासिल करने के लिए, जबकि मुझे ज़ाती तौर मैंने अपने आप को कोई ओहदा नहीं रखा। तो मेरे 2 बाकी मेंबर्स थे, उनमें से एक मेंबर को हमने ये वाइस चेयरमैनी पे कामयाब करवाया। अगर देखा जाए जहाँ से भी सरकार की तरफ से तलवार चल रही है उन लोगों पर जो कि गलत तरीके से पैसा हासिल करके बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां बनाई उन्होंने, तो काफ़ी खौफ खाया जा रहा है। तो अगर देखा जाए बहुत सारी पार्टियों में बड़े बड़े सियासी लीडरों ने पार्टियां छोड़कर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। आप कहीं आपको ऐसा डर महसूस तो नहीं हो रहा है? नहीं, मुझे किस चीज़ का डर महसूस होगा? मैं सीधा साधा आदमी हूँ, मुझे कौन सा मसला है? ऐसा कोई मामला नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। और न मैं उन लोगों में से हूँ जिनको खौफ हो या जिन्होंने बड़ी बड़ी जायदादें बनाए। हम तो बिल्कुल एक डिसिप्लिन तरीके से रह रहे हैं और पूरी जम्मू कश्मीर स्टेट मुझे जानती है। अच्छा, अगर देखा जाए अभी आप पहले पीडीपी में थे, फिर आज़ाद, फिर अब एनसी में, ये सियासत कुछ हटके हो रही है। जहाँ तक देखिए, मैंने सिर्फ एक पार्टी बदली है ना, पीडीपी में था। मैं कॉलेज के लिए कोशिश कर रहा था, एक उखड़ाल कॉलेज के लिए मैंने बहुत कोशिश की, मुझे वादा भी किया गया और बहुत जेन्युइन था, बहुत ही जेन्युइन डिमांड थी, कोशिश की गई लेकिन मेरी नहीं मानी। तो चूँकि मैं लोगों की खिदमत के लिए आया था और अगर मैं लोगों को एक तालीम के मैदान में और 2-3 हायर सेकेंडरियाँ जो बहुत अर्जेंट थी नहीं दी उन्होंने और धत्कार दिया। तो उसके बाद तब आप थे पीडीपी में, आपने इलेक्शन हारा था, पीडीपी की सरकार थी बीजेपी के साथ में। तो उसके बाद भी अगर आपने अपनी पार्टी के पास इलाके की डेवलप के लिए कुछ रखा है तो वो नामंजूर किया गया, तो कैसा आपको महसूस हो रहा है? तो देखिए, मुझे यही महसूस हुआ कि जब उन्होंने नहीं दिया मुझे, मैंने 2-3 हायर सेकेंडरीज की बात की, उन्होंने कहा कि हम देंगे, लॉलीपॉप दिया लेकिन नहीं दिया। फिर मैंने कॉलेज के लिए बात की, नहीं दिया। कॉलेजेस अनाउंस कर दिए, हमारे यहाँ का कोई कॉलेज अनाउंस नहीं हुआ और उसकी वजह से मुझे भी लोगों पे ये का प्रेशर था और एक बहुत साइजेबल पॉपुलेशन ने मुझे वोट किया था। मुझे उनके लिए तो फिर इस पार्टी को खैर बात कहना पड़ा। जहाँ आपकी इज्जत नहीं हो, जो पार्टी आपको बड़ी ऐसी जगहों पे कॉलेज दिए जहाँ पे जेन्युइन थे ही नहीं, या इतने ये क्या नाम है, उनका मेरिट नहीं बनता था जितना मेरे यहाँ उखड़ाल का बनता था। तो मैं उसी को बेस बना के मैंने खैर बात कहा। उसके बाद गवर्नर रूल में मैंने अपना केस प्लीड किया, मैंने उनकी जो प्रॉपर फिजिबिलिटी जो है तैयार करवाई। जब फिजिबिलिटी गवर्नमेंट के पास गई तो गवर्नर रूल में कोई चारा नहीं था उनको हमें कॉलेज देने का, कॉलेज भी आ गया। और 3 हायर सेकेंडरियाँ जिनके लिए मैं 4 के लिए लड़ रहा था, 4 में से 3 हो गई मैच्योर। तो ये एक बहुत बड़ी मेरी कामयाबी हुई कि गवर्नर रूल में एक प्रॉपर सिस्टम के तहत में मैंने कोशिश की और हो गया। लास्ट में हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370-35 से रिमूव किया गया है, उसके बाद जो है डेवलपमेंट की बात कही गई है, रोज़गार की बातें की गई है, मुख्तलिफ वादों की बात की गई है। इस चीज़ को आप किस नज़रिए से आप देखते हैं? कि जो क्या किया गया है वो आप लोगों के सामने है। एक रूटीन सा मामला चल रहा है, कोई ड्रास्टिक इतनी ये जो है पंप नहीं हुए हैं रिसोर्सेज की जिसकी वजह से कोई हमारी रियासत का या इस यूटी का नक्शा बदला जाए। एक रूटीन काम चल रहा है, लोगों को तनख्वाह मिल रही है, छोटे मोटे काम हो रहे हैं, जो डेवलपमेंट बजट पहले था वही हो रहा है। हमें कोई विजिबल चेंज उससे जो पहले थी वैसी ही हमें नज़र आई, कोई ख़ास नज़र आई नहीं उसके बाद। तो हमें वेट है, इंतज़ार है, क्योंकि उसका वादा किया गया है। देखा जाएगा कि क्या आगे कोई हमारी स्टेट के लिए या हमारी यूटी के लिए कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट मसला, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ आने वाली है या नहीं है, वो दैट इज़ येट टू बी सीन। तो इस तरह कोई हमें अभी तक नज़र में नहीं आया। आपका बहुत बहुत
शुक्रिया नाजरीन। ये थे बशीर अहमद साहब जिन्होंने बाकायदा तौर पर डीडीसी इलेक्शन में हिस्सा लिया था और वहाँ से इनकी जीत हुई है मुसलसिल। इसके बाद भी ये अपनी सियासत को भरपूर और मजबूत करना चाहते हैं। आप रहे हमारे साथ जुड़ते रहे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।